हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज सर के साथ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो यूपीएसआई के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मूल विधि से संबंधित है। मूल विधि पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और फिर हम जो 2025 में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसको देखते हुए फिर से हम मूल विधि की वीडियो ला रहे हैं। हमारी जो मूल विधि की वीडियो कंटिन्यू इसलिए नहीं आ सकी, या और भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, उनकी वीडियो जारी कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पाती। हमारा फ़ोन सही नहीं है, हमारा फ़ोन जो है हैंग मार जाता है, ओल्ड फ़ोन है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि लगातार वीडियो आए। तो आज हम यूपीएसआई का जो महत्वपूर्ण विषय है मूल विधि, उसका एक महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ाएंगे हम। हालांकि हमसे बहुत अच्छे टीचर पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर, हमें कौन देखेगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उन सबसे अलग हटकर थोड़ा एक यूनिक तरीके से पढ़ाएं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण एक्ट है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हम बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है और समय की आज के दौर में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो बिल्कुल भी टॉपिक वाइज ही बात करेंगे, फालतू बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी एक्ट बनता है तो उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है, उसके बनने के कारण क्या होते हैं, उन सारे हम इस एक्ट के लिए बहुत ही यूनिक तरीके से, बिल्कुल अलग ही तरीके से हम पढ़ाएंगे, जिससे आप कभी भी ना भूलें और आपको याद भी हो जाए। इस एक्ट का जो डिस्कशन है हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करेंगे। पहला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा, वो होगा पृष्ठभूमि। लॉ, कोई भी लॉ बनने से पहले जो लॉ का प्रोसेस होता है या उसके बारे में जो विचार विमर्श होता है या विचार होते हैं या कारण जो बनते हैं, ठीक, तो उसी के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो इसे पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड भी कहते हैं कि इस जो कानून जो आया था, इससे पहले जो इसकी पृष्ठभूमि क्या, बैकग्राउंड क्या, क्या इसके कारण रहे थे, इसकी हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि फिर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और कौन से संवैधानिक संशोधन हुए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक। अगला तीसरा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है तात्कालिक कारण है, इमीडिएट कॉजेज। फिर कौन से तात्कालिक कारण ऐसे हुए, कौन से रिसेंट रीजन ऐसे हुए जिससे हमें ये एक्ट की जरूरत पड़ी। चौथा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया। और आखिरी हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इस एक्ट की अध्याय और धाराएं, अध्याय कितने, धाराएं क्या हैं और कौन कौन सी धारा में क्या बात है। ये वीडियो हालांकि यूपीएसआई के लिए है, बकाया जो लॉ से संबंधित हैं, लॉ विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक एक करके सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे और बहुत सरल और बहुत संक्षेप में, बिल्कुल आपको समझ में भी आएगा और आपको एग्जाम में भी आपके फंसेगा, इस बात का हमारा वादा है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हमारे महत्वपूर्ण बिंदु से, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। तो देखो, पृष्ठभूमि को समझिए आप। बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ें कंप्लीट भी होंगी, बहुत संक्षेप में होगा। देखो, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे UNCHE यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम जो सम्मेलन है, इस एक्ट की महत्वपूर्ण जड़ है, ऐसे समझिए आप। ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो था, वो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ ये कॉन्फ्रेंस हुई थी।
इस जो कॉन्फ्रेंस की जो टाइमिंग थी वो 5 जून से 14 जून तक थी, कहीं कहीं आपको 16 जून भी मिलेगा, ठीक। 5 जून से 14 जून 1972। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन या मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पे और लिखा है, इसके 2 नाम है, ठीक। जिसकी टाइमिंग थी 5 जून से 14 जून 1972। ये वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर फर्स्ट ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 119 देश पार्टिसिपेट हुए थे, 119 देशों ने भाग लिया था। उस समय हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने भाग लिया था। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हुए, कुछ डिसीजंस लिए गए थे। वो अनाउंसमेंट इस प्रकार थे कि जिसमें प्रमुख जो अनाउंसमेंट थे वो 2 ये थे कि संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण का जो कार्यालय है वो नैरोबी में स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो कार्यालय है नैरोबी में स्थापित किया गया था। जो नैरोबी है जो केन्या की राजधानी, नैरोबी केन्या की राजधानी है, इसमें ट्रांसफर किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यालय। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ये था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड पर्यावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ, पर्यावरण की देखरेख करना, पर्यावरण से संबंधित कानून बनाना, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट 26 सब्जेक्टों को इस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। क्लियर हुआ होगा। इस कॉन्फ्रेंस में 2 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुए थे। उनमें ये था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो कार्यालय है वो नैरोबी में स्थापित किया गया था और 26 विषयों को जोड़ा गया था। इन 26 विषयों पर हमारी जो उस समय की पीएम थी इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और यह विधि जो है 26 विषयों के कानून भारत पर लागू हो गया। 26 विषयों का जो कानून था वो भारत पर लागू हो गया। फिर हम एक बार क्लियर करते हैं, इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो स्टॉकहोम सम्मेलन था। 119 देश इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। इसकी जो टाइमिंग थी वो 5 जून से 14 जून तक थी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुए थे। उनमें ये था कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो कार्यालय है वो नैरोबी में स्थापित किया गया था और इन्वायरमेंट से रिलेटेड पर्यावरण को स्वच्छ रखना, स्वस्थ जो नशीले या हानिकारक पदार्थ उन पर कंट्रोल करना, उनसे संबंधित विधि बनाना, सारे जो 26 विषय जोड़े गए थे। ये इंटरनेशनल विधि थी। ये इंटरनेशनल विधि पर हमारे जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और ये विधि हमारे देश में भी लागू हो गई। अब उसके बाद इसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, तो अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि भारत पर प्रभाव, और भारत पर प्रभाव इस कदर पड़ा कि हमारे संविधान में कुछ संशोधन भी किए गए। तो चलिए आगे चलते। प्रभाव इस प्रकार था कि भारत के जो प्रधानमंत्री को संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये संशोधन हम आपको बताते हैं, बहुत संक्षेप में है। देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसे कहते हैं, उसमें 48A जोड़ा गया था और सी से यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य जिसे बोलते हैं, मूल कर्तव्य बोलते हैं, उसमें एक कर्तव्य जोड़ा गया था G, मतलब 7वां कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले 10 थे, एक जोड़ा था, 11 हो गए थे। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के जो मतलब कि इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, 48A जो कहता क्या है, तो पहले आप ये देखिए। 48A अनुच्छेद ये कहता था गवर्नमेंट को आदेश देता है कि पर्यावरण से संबंधित विधि बनाने का, गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर करता है मेकिंग लॉ द रिलेटेड इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित विधि राज्य बना सकता है ये। और जो 51A में जो 7वां जो कर्तव्य जोड़ा गया था वो कर्तव्य ये था कि प्रत्येक आदमी की ड्यूटी होगी पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने की, साफ सुथरा रखने की, ये विषय जोड़ा गया था। उसके बाद हमारा संविधान का जो भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, इसका जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ से है, जीवन का अधिकार से, इसमें एक विषय जोड़ा गया था। इसमें जो विषय था स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण, प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण में रहे, ये एक विषय जोड़ा गया था। वाई द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक व्याख्या के बाद, हालांकि इसके काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट भी हैं, वो बहुत डीप हो जाएगा। न्यायालय समय समय पर व्याख्या करता रहता है
अनुच्छेद की, उसी के आधार पर इसे जोड़ा गया था। और उसके बाद इतना सारा काम होने के बाद फिर 2 कानून भी बने, टू लॉ मेकिंग 2 कानून बनाए गए थे। वो कानून इस प्रकार थे, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 था और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 था। ये भारत में असर देखने को मिला, ये भारत में बहुत बड़े लेवल पर प्रभाव था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद। आपको क्लियर हुआ होगा 48 से 51 AG 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद 48 ये कहता है कि राज्य को पर्यावरण से संबंधित विधि बनाने का आदेश देता था और 51 G ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी होगी पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखें और जीवन के अधिकार में हमारा अधिकार है कि हम स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहें, स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण में रहें। और उसके बाद जो 2 कानून बने थे वो ये हैं बनाए गए थे। इन सब कानून को बनाने के बाद भी इस एक्ट की क्यों हमें जरूरत पड़ी, इस अधिनियम की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो अगला हमारा जो विषय है तात्कालिक कारण, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। इमीडिएट कॉजेज, तात्कालिक कारण, काफ़ी कानून थे, अमेंडमेंट भी थे और फिर भी इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो इसका कारण ये था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी जो थी, इस कानून का तात्कालिक कारण था और इस ट्रेजेडी के दौरान ही तुरंत इस कानून के लिए इन्फोर्समेंट में लाया गया था। और ये जो भोपाल ट्रेजेडी थी जो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ये ट्रेजेडी, इसका तात्कालिक कारण यही था। इसमें कहा था यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, उसमें लीकेज हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस थी, वो लीकेज हो गई थी, उसका रिसाव हो गया था जिससे हजारों लोगों की डेथ हो गई थी और लाखों लोग अपंग हो गए थे। और उसके बाद इस बात पर चर्चा हुई थी कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से रिलेटेड कानून तो था, पर कंपनी में जो हानिकारक पदार्थ हैं उनकी मात्रा या उनको रखना या ना रखना, कितना रखना, इससे संबंधित कोई भी कानून नहीं था। जब इससे संबंधित कोई भी कानून नहीं था तब हमें इस कानून की आवश्यकता पड़ी और इस कानून का तात्कालिक कारण यही था भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी। और जैसे ही ये गैस लीकेज हुआ और 1984 के बाद 2 साल के बीच में ये कानून लाया गया। ये कानून लाने के बाद 19 नवंबर 1986 के लिए कानून ये पारित हुआ था और ये कानून उसी दिन लागू भी हो गया था। ये विशेष बातें से आप याद रखोगे, ये कानून उसी दिन लागू हुआ था, उसी दिन पारित हुआ था। आपको ये क्लियर हुआ होगा तत्कालिक कारण ये क्या थे। तो इसके तात्कालिक कारण थे भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल त्रासदी जो 2 से 3 दिसंबर के बीच में हुई थी 1984 के लिए। इसमें हजारों लोगों की डेथ हो गई थी और लाखों लोग अपंग हो गए थे। इसमें जो यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी उसमें गैस का जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थे उसका लीकेज हो गया था और उसके बाद ये कानून को लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था इस कानून का? तो इसका उद्देश्य और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात भी है। तो इसका उद्देश्य ये था पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करना। सिंपल सी बात है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नाम ही है इसका। दूसरा था कि मानव या अन्य जीवित प्राणी, पादप, पेड़ पौधे और संपत्ति की हानि का निवारण करना। मानव को हानि ना हो, जीवित प्राणियों के लिए, पादप पेड़ पौधों के लिए, हमारे वातावरण में जो भी चीज़ें, सभी को प्रदूषण से किसी प्रकार की हानि ना हो, उसको बचाने का इसका उद्देश्य था। और इस उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण एक बात भी है। इस बात को हम हलार उत्कर्ष समिति वर्सेस हिसार ऑयल लिमिटेड 2004 के नाम से जानते हैं। फिर मैं इस बात को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हलार उत्कर्ष समिति वर्सेस हिसार ऑयल लिमिटेड 2004। ये महत्वपूर्ण बात था। इस महत्वपूर्ण वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, ये कहा था, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बाद व्याख्या की थी, उन्होंने कहा था कि इस कानून का उद्देश्य जो है विकास और पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित करना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हलार उत्कर्ष समिति वर्सेस हिसार ऑयल लिमिटेड 2004 के बाद में जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया था उसमें ये कहा था कि विकास और पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित करना होना चाहिए।
ये उसका उद्देश्य था। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात करते हैं जो इसका अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था अध्याय और धाराएं। तो इस एक्ट में मात्र 4 अध्याय थे और 26 धाराएं थी। तो अध्याय या चैप्टर भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, और धाराओं को सेक्शन कहते हैं। तो जो चैप्टर 1 था ये प्रीलिमिनरी विस्तार की बात करता है, इसकी प्रारंभिक स्थिति के बारे में बात करता है। इसमें धारा 1 से 2 तक है। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों के बारे में बात करता है। केंद्र सरकार को कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसमें सेक्शन 3, 4, 5, 5A, 6 सेक्शन दी गई है। उसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा 30 है, जिसमें एनवायरनमेंट के लिए नियंत्रण करना या एनवायरनमेंट से संबंधित उसका निवारण, ये सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट सोल्यूशन या कंट्रोल करना, ये सेक्शन 7 से 17 तक है। और अगला जो अध्याय है, चैप्टर है 4 है, ये मिसलिनियस है, प्रकीर्णन है, जिसकी सेक्शन 18 से 26 तक दी गई है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। इसके तात्कालिक कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी थी जो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और उसी को देखते हुए 19 नवंबर 1986 के लिए कानून लाया गया था, उसी दिन पारित कर दिया गया था। भोपाल जो ट्रेजेडी थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था, जिससे हजारों लोग मर गए थे और लाखों लोग अपंग हो गए थे। इसका उद्देश्य ये था कि पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करना, जीवित या प्राणी या पादप या पेड़ पौधों या संपत्ति के लिए किसी प्रकार की हानि न होना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बाद में भी इसके संबंध में व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि विकास और पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित करना होना चाहिए इस कानून का उद्देश्य। इसका अध्याय नंबर जो इसका आखिरी बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अध्याय धाराओं के बाद बात करता है। इसमें अध्याय 4 हैं, इसकी धाराएं 26 हैं, और इसमें चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी है जो एक सेक्शन 1 से 2 तक है। चैप्टर 2 है जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, जिसमें सेक्शन 3, 4, 5, 5A, 6 हैं। और चैप्टर नंबर 3 जो एनवायरनमेंट के सोल्यूशन और कंट्रोल की बात करता है, जिसमें सेक्शन 7 से 17 तक है। और चैप्टर नंबर 4 ये मिसलिनियस प्रकीर्णन की बात करता है 18 से 26 तक। तो आई थिंक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करके केवल टॉपिक ही बात कर रहे हैं, फालतू बात ना करके सीधे पढ़ाई का ही डिस्कशन कर रहे हैं। आगे जो इसका अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी चैप्टर, इसकी धारा उनके बारे में हम अगली जो वीडियो लाएंगे उसमें बहुत संक्षेप में, बहुत अच्छी तरीके से हम परिभाषित करेंगे और आपको बहुत आसान तरीके में समझाएंगे। बहुत बहुत